हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे GS2 का पेपर 2019 के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन में आपका है, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। देखिए, यहाँ पर आपका मतलब राय पूछा गया है कि आपका क्या सजेशन है। क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि यह नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इस पर आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन 2 में पूछा है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स। देखिए, जैसा कि बोला जाता है हमेशा, हम लोगों ने पिछले सीरीज में भी बोला था कि ट्राइब्यूनल के बारे में यूपीएससी हमेशा पूछता ही है मेंस एग्जाम में, GS2 में। तो देखिए, यहाँ भी पूछ दिया है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट बाय और अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउअडेज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अथॉरिटी एक्सप्लेन। यहाँ पर पूछा गया कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी, आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। आप इसको किस तरह समझते हैं? ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन 3 में है व्हाट वाज द मेथड यूज्ड बाय द फार्मर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया एंड हाउ इफेक्टिव आर दिस मेथड। यहाँ पर पूछा गया कि भारत में नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए किसान संगठनों द्वारा क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं और वे तरीके किस प्रभावी हैं, कितने प्रभावी हैं, के बारे में यहाँ पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपका 4th में पूछा गया है कि फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ द कंटिन्यूअस इशू रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट्स प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हैव इमर्ज्ड एक्सप्लेन। देखिए, यहाँ आपका पूछा है कि न्यायालयों के द्वारा विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित जो मुद्दे को सुलझाने से परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत और समरस अर्थान्वयन उभर कर आते हैं, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये 2 न्यू टॉपिक है, इस पर आप नॉलेज रखिएगा। ठीक है, और अगर कहीं से नहीं मिलता आप इसको डायरेक्टली गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है 5th में व्हाट वाज द फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म। यहाँ पर पूछा गया कि धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम में फ्रांस क्या सीख रहा है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, ये IR बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं GS2 पेपर में आपका इंटरनेशनल रिलेशन और आपका करंट बेस्ड ही क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं। स्टैटिक का सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगला 6 में आपका पूछा गया कि डिस्पाइट कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। एग्जामिन द इशू दैट मेक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इलूसिव। देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, इसमें वही पूछा है कि उच्च समृद्धि में लगातार अनुभव के बावजूद भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं, उन मुद्दों का परीक्षण कीजिए जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी आसानी से किया जा सकता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल किस तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि देयर इज अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर। जैसे कि बोला गया था, पॉवर्टी से हर साल यूपीएससी GS2 पेपर में पूछता ही है। देखिए, यहाँ भी पूछ दिया पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया, द श्रिंकिंग ऑफ द सोशल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग द पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स, स्क्वीजिंग देयर फूड बजट, इलूसिडेट। यहाँ पूछा गया कि भारत में निर्धनता और भूख के बीच संबंध में एक बढ़ता हुआ अंतर है। सरकार द्वारा सामाजिक व्यय को संकुचित किए जाना निर्धनों को अपने खाद्य बजट को निचोड़ते हुए खाद्येतर अत्यावश्यक मुद्दों पर अधिक व्यय करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसको आप किस तरह समझते हैं, इसके बारे में लिखना। देखिए, 8th क्वेश्चन में पूछा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, ICT भी यूपीएससी का फेवरेट। बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट से प्रोग्राम यूजुअली सफर्स इन टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स, आइडेंटिफाई दिस फैक्टर एंड सजेस्ट मेजर फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे पूछा गया कि सूचना और संप्रेषक प्रौद्योगिकी, जिसको हम लोग ICT भी कहते हैं, आधारित परियोजनाओं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन आमतौर पर कुछ विशेष महत्वपूर्ण कारकों की दृष्टि से ठीक नहीं रहता है। इन कारकों की पहचान कीजिए और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाइए। देखिए, ये इजी क्वेश्चन है, इसको आसानी से किया जा सकता है। इसको आपका अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपका पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 9th में पूछा गया कि द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान। देखिए, ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, इंडिया एंड जापान टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कंटेम्पररी रिलेशनशिप, वन इन्वॉल्विंग
global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole. कमेंट यहाँ पर बोला गया कि भारत और जापान के लिए समय आ गया है कि एक ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व हो। इस पर आपको टिप्पणी करना है। देखिए ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन 10th में पूछा गया है कि टू लिटिल कैट्स टू मच पॉलिटिक्स लिव्स यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ, डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ यूएस। देखिए ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया। विड्रॉवल एंड इट्स एक्यूजिशन ऑफ द कल्चरल बॉडी एज बीइंग एंटी इजराइल बायस। देखिए यहाँ आवश्यकता से कम नकदी अत्यधिक राजनीति ने यूनेस्को को जीवन रक्षण की स्थिति में पहुंचा दिया है। अमेरिका द्वारा सदस्यता परित्याग करने और सांस्कृतिक संस्था पर इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह होने का दोषारोपण करने के प्रकाश में इस कथन की विवेचना करना है। ठीक है, देखिए यहाँ आपका बेसिकली आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो कि आपका करंट बेस्ड है उस पर क्वेश्चन पूछ दिया है, तो से पूछता ही है GS2 में। ठीक है, इसलिए इंटरनेशनल बेस्ड इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर्स पर पकड़ रहेगा तो आसानी से GS2 का पेपर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट ग्राउंड्स ए पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कैन बी डिस्क्वालिफाइड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। ऑल्सो मेंशन द रेमेडीज अवेलेबल टू सच पर्सन अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पर पूछा गया कि किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन निरहरित किया जा सकता है। उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए जो कि ऐसे निरहित व्यक्ति को अपने निरहता के विरुद्ध उपलब्ध है। ठीक है, ये भी आपका एक्ट के बारे में पूछ दिया है, तो इसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन रेफर करना होगा। अगला क्वेश्चन 12 में पूछा गया है पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट भी आपका यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिमिटेड पावर एंड इट कैनॉट बी इनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। देखिए यहाँ बोला गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को क्या वो मतलब खत्म कर सकता है, इसके बारे में पूछा गया है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एवं परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यधिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इस कथन के आलोक में व्याख्या करना है कि क्या सांसद संविधान के अनुच्छेद 378 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। आपका इसमें क्या राय है? ठीक है, तो ये भी आपका स्टैटिक से ही क्वेश्चन पूछ दिया है और आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 13 में पूछा कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन। देखिए वुमेन्स भी आपका फेवरेट टॉपिक रहता है, ये भी पूछा गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज हैड ए लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द पैट्रियार्चिकल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस कमेंट। देखिए यहाँ पूछा गया कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का भारत के राजनीतिक प्रक्रम के पितृतंत्रात्मक अभिलक्षण पर एक सीमित प्रभाव पड़ा है। इस पर आपको टिप्पणी करना है। ठीक है, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, इसको आप अपना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 14 में पूछा गया अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी का ये भी फेवरेट टॉपिक है। इसमें क्या पूछा है ना, वन अटॉर्नी जनरल इज द चीफ लीगल एडवाइजर एंड लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिस्कस। यहाँ बोला गया कि महान्यायवादी भारत की सरकार का मुख्य विधि सलाहकार और वकील होता है। इस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 में बोला गया है कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन व्हिच इन टर्न हैज एडवर्सली इंपैक्टेड द क्वालिटी ऑफ द डिबेट एंड देयर आउटकम्स डिस्कस। यहाँ बोला गया है कि राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में अकेले एक संसद सदस्य की भूमिका अवनति की ओर है, जिसके फलस्वरूप वाद विवादों को गुनता और उसके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ भी चुका है। इस पर आपको चर्चा करना है। ठीक है, देखिए ये भी आपका आसान क्वेश्चन है, इस पर आप आसानी से अपना अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आंसर बना के लिख सकते हैं। अगला आपका 16 में आ रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यू लिबरल पैराडाइम ऑफ द डेवलपमेंट प्लानिंग मल्टी लेवल प्लानिंग इज एक्सपेक्टेड टू मेक ऑपरेशंस कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिमूव मैनी इंप्लीमेंटेशन ब्लॉकेज डिस्कस। यहाँ पर बोला गया कि विकास योजना के नव उदारी प्रतिमान के संदर्भ में आशा की जाती है कि बहुस्तरीय योजनाकरण संक्रियों को लागत प्रभावी बना देगा और अनेक क्रियान्वयन रुकावटों को हटा देगा। इसको आप किस तरह समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। देखिए ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, उतना आसान नहीं। नेक्स्ट 17 में देखते हैं, तो इसमें क्या है ना, द नीड फॉर कोऑपरेशन अमंग वेरियस सर्विस सेक्टर्स हैव बीन एन इनहेरेंट कंपोनेंट ऑफ द डेवलपमेंट डिस्करेज। पार्टनरशिप ब्रिज द गैप अमंग द सेक्टर्स। इट आल्सो सेट्स इन मोशन ए कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट अबव एक्जामिन इंडियाज डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पे बोला गया कि विभिन्न सेवा क्षेत्रकों के बीच सहयोग की आवश्यकता विकास प्रवचन का एक अंतर्निहित घटक रहा है। साझेदारी क्षेत्रों के बीच पुल बनाती है। यह सहयोग और टीम भावना की संस्कृति को भी गति प्रदान कर देती है। उपरोक्त कथन के प्रकाश में भारत के विकास प्रक्रम का परीक्षण करना। ये देखिए ये भी आपका अंडरस्टैंडिंग का
बेसिस पे है, इसको भी आसानी से किया जा सकता है, हालांकि ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में पूछा गया कि परफॉर्मेंस ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स, देखिए आपका स्कीम से क्वेश्चन पूछ दिया, दैट आर इम्प्लीमेंटेड फॉर वल्नरेबल सेक्शन इज नॉट सो इफेक्टिव ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ देयर अवेयरनेस एंड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एट ऑल स्टेज ऑफ द पॉलिसी प्रोसेस डिस्कस। यहाँ पूछा गया कि सूबेद वर्गों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं का निष्पादन कर उनके बारे में जागरूकता के न होने और नीति प्रक्रम की सभी अवस्थाओं पर उनके सक्रिय तौर पर सम्मिलित न होने के कारण इतना प्रभावी नहीं होता। इसको आप किस तरह समझते हैं? ठीक है, यही वहाँ पूछेगी। अगला क्वेश्चन 19 में बोला गया कि द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ द इंडिया एज ए लीडर ऑफ द ऑपरेस्ड एंड द मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज डिसअपीयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। देखिए ये भी आपका 19 में पूछा गया, ये भी आपका अपना ओन अंडरस्टैंडिंग, आपका अपना समझ के बेसिस पे आप उसको आंसर लिख सकते हैं। इसमें यही बोला गया कि उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था में भारत द्वारा प्राप्त नव भूमिका के कारण उत्पीड़ित एवं उपेक्षित राष्ट्रों के मुखिया के रूप में दीर्घ काल से संपोषित भारत की पहचान लुप्त हो गई है। इसको आप किस तरह समझते हैं? अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है इसका 20 में कि व्हाट इंट्रोड्यूसेस फ्रिक्शन इनटू द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए ये इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, इज दैट द वाशिंगटन इज स्टिल अनएबल टू फाइंड फॉर इंडिया ए पोजीशन इन इट्स ग्लोबल स्ट्रेटजी व्हिच वुड सैटिस्फाई इंडियाज नेशनल सेल्फ एस्टीम एंड एम्बिशन, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। क्या बोला कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच संबंधों में खटास के प्रवेश के कारण वाशिंगटन का अपनी वैश्विक रणनीति में अभी तक भी भारत के लिए किसी ऐसे स्थान की खोज करने में विफलता है जो भारत के आत्म समाधान और महत्वाकांक्षा को संतुष्ट कर सके। उपर्युक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है। ठीक है, ये भी आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है जो कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसका डिफिकल्टी लेवल के बारे में देखें तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपका जो था कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइब्यूनल आपका नॉन टॉपिक है, ये भी आपका उतना आसान तो नहीं है लेकिन इसको आप इजी टू मॉडरेट लेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट 3 में आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 4th में भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, मॉडरेट टू हाई 4th है। 5th आपका मॉडरेट लेवल है। 6th आपका इजी टू मॉडरेट है। 7th आपका इजी है। 8 आपका इजी है। 9 आपका इजी है। 10 आपका मॉडरेट लेवल है। 11 आपका मॉडरेट है। 12 आपका इजी टू मॉडरेट है। 13 इजी है। 14 आपका इजी टू मॉडरेट। 15 आपका इजी है। 16 आपका इजी टू मॉडरेट लेवल। नेक्स्ट 17 में आपका मॉडरेट है। 18 आपका मॉडरेट है। 19 आपका मॉडरेट है। 20 भी आपका मॉडरेट। ठीक है, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये पेपर आपका थोड़ा टफ था पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। ये आपका मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है ना, इसको हम लोग आसान कर सकते हैं, ना ज्यादा टफ। ये आपका 2019 का GS2 का पेपर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 2020 का GS2 के पेपर के बारे में। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।